हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 वर्ल्ड हिस्ट्री। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ नेपोलियन एंड एनेक्सेशन ऑफ लोम्बार्डी। यानी कि नेपोलियन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा और कैसे लोम्बार्डी को अनेक्स किया गया। अनेक्स मतलब होता है बढ़ाना, एक्सपेंड करना। एनेक्सेशन ऑफ लोम्बार्डी। Emperor Napoleon III was staying near the border of Sardinia. जो Emperor नेपोलियन थर्ड थे वो सर्डिनिया के बॉर्डर के पास रुके हुए थे टू सेलिब्रेट हिज 1 month लॉन्ग हॉलीडे। मतलब एक महीने की लंबी छुट्टी उन्होंने ले रखी थी और उसके लिए वो सर्डिनिया के बॉर्डर के पास रह रहे थे। कैवर रीच्ड प्लॉम्बरीज, और जो कैवर था वो प्लॉम्बरी पहुंच गया बिना किसी ऑफिशियल इनविटेशन के। एज अ रिजल्ट ऑफ मीटिंग हेल्ड, और इसके परिणाम स्वरूप इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई और एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट टुक प्लेस बिटवीन कैवर एंड नेपोलियन। कैवर और नेपोलियन के बीच में एग्रीमेंट हुआ। द फॉलोइंग डिसीजर्स वर मेड अंडर दिस एग्रीमेंट, और ये कुछ नीचे दिए हुए जो डिसीजंस हैं वो लिए गए इस एग्रीमेंट के अंदर, जिसमें सबसे पहला जो डिसीजन था वो ये था, इन केस ऑफ वॉर टेकिंग प्लेस बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड सर्डिनिया। अगर ऑस्ट्रिया और सर्डिनिया के बीच में अगर वॉर होता है तो फ्रांस वुड असिस्ट 2 लाख सोल्जर्स, और जो फ्रांस है उसको 2 लाख सोल्जर्स की मदद करनी होगी। तो ये पहला एग्रीमेंट था। दूसरा एग्रीमेंट क्या था? Naples, Sicily and the state of Pop would remain status quo। और जो नेपल, सिसिली और जो स्टेटस है पॉप का वो वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सर्डिनिया विल गेट लोम्बार्डी, और जो सर्डिनिया था उसको लोम्बार्डी और वेनेशिया दे दिया जाएगा। इन रिटर्न ऑफ द असिस्टेंस गिवन बाय द फ्रांस जो सहायता करेगा उसके बदले में फ्रांस को इट विल गेट नाइस एंड सवोय। फ्रांस को नाइस और सवोय दे दिया जाएगा क्योंकि उसने मदद की है, उसने सहायता की है, और उसके बदले में फ्रांस को नाइस और सवोय मिल जाएगा। विक्टर एमेनुअल को अपनी बेटी की शादी प्रिंस जेरोम बोनापार्ट से करनी होगी। जेरोम बोनापार्ट यानी कि नेपोलियन का बेटा। तो ये 5 एग्रीमेंट हुए थे कैवर और नेपोलियन के बीच में। सबसे पहला जो एग्रीमेंट था कि अगर ऑस्ट्रिया और सर्डिनिया के बीच में अगर लड़ाई होती है तो फ्रांस को 2 लाख सोल्जर्स की मदद करनी होगी, 2 लाख सोल्जर्स भेजकर उनकी मदद करनी होगी, या ये कह सकते हैं कि 2 लाख सोल्जर्स मदद के रूप में उनको देने होंगे। और नेपल्स, सिसिली और जो स्टेट हैं पॉप के, वो स्टेटस, उनका जो स्टेटस है वो वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगी। एंड सर्डिनिया विल गेट लोम्बार्डी, और सर्डिनिया को लोम्बार्डी और वेनेशिया दे दिया जाएगा। और फ्रांस की मदद के बदले में फ्रांस को नाइस और सवोय दे दिया जाएगा। और विक्टर इमैनुअल को अपनी बेटी की शादी प्रिंस जेरोम बोनापार्ट से करनी होगी। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इट वॉज डिसाइडेड दैट, ये डिसाइड कर लिया गया था कि ऑस्ट्रिया विल बी प्रोवोक्ड इन ऑर्डर टू स्टार्ट वॉर एज सून एज, कि जो ऑस्ट्रिया है वो जल्द से जल्द लड़ाई स्टार्ट करेगा। सो द ऑस्ट्रिया अपीयर टू बी एग्रेसिव एंड सर्डिनिया अपीयर्स टू बी डिफेंसिव। और जो वॉर होगा उसमें जो ऑस्ट्रिया है वो एग्रेसिव दिखाई देगा यानी कि वॉर करने वाला, और जो सर्डिनिया है वो डिफेंसिव दिखाई देगा यानी कि अपना बचाव कर रहा है। इन ऑर्डर टू प्रोवोक ऑस्ट्रिया, प्रोवोक मतलब होता है भड़काना। इन ऑर्डर टू प्रोवोक ऑस्ट्रिया कैवर स्टार्टेड रिवोल्ट। जो कैवर था उसने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया मस्ट एंड करथा प्रोविंसेस के अंदर। ऑस्ट्रिया रिएक्ट इन द वे कैवर विश्ड, और ऑस्ट्रिया ने बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट किया
जैसा कि कैवर चाहता था। ऑस्ट्रिया गिव एन अल्टीमेटम, ऑस्ट्रिया ने अल्टीमेटम दिया 3 डेज का ऑन 23 अप्रैल 1859। ऑन 29 अप्रैल 1859 में फ्रांस डिक्लेयर ऑफ वॉर, और फ्रांस ने वॉर घोषित कर दिया इन फेवर ऑफ इटली, इटली के फेवर में। ऑस्ट्रिया वॉज बीइंग डिफीटेड कंटिन्यूसली, और जो ऑस्ट्रिया था वो लगातार हार रहा था। बट लेकिन जो फ्रांस था गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द वॉर विदाउट कंसल्टिंग सर्डिनिया, और जो फ्रांस था वो बिना सर्डिनिया को कंसल्ट किए वॉर से अलग हो गया। एंड एट अ प्लेस नेम विला फ्रेंका, और एक जगह जिसका नाम था, बिना सर्डिनिया से कंसल्ट किए जो फ्रांस था वो अलग हो गया, और एक जगह है विला फ्रेंका, यहाँ पर जाकर जो नेपोलियन थर्ड था वो ऑस्ट्रियन एम्परर जोसेफ से जाके मिल गया, मिला ऑन 11 जुलाई 1859 में। और इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, नेपोलियन थर्ड और ऑस्ट्रियन एम्परर, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसने कुछ प्रोविजंस दे रखे थे। सबसे पहले तो ये कि लोम्बार्डी वॉज गिवन टू द सर्डिनिया, जो लोम्बार्डी है वो सर्डिनिया को दे दिया जाएगा। वेनेशिया वॉज गिवन टू ऑस्ट्रिया, वेनेशिया जो है वो ऑस्ट्रिया को दे दिया जाएगा। परमा, मोडेना एंड अस्कानी, ये जो 3 प्रोविंसेस हैं ये वर अगेंस्ट कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस, और ये इन तीनों ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस के रूप में घोषित कर दिया। अ यूनियन ऑफ इटालियन स्टेट वॉज मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ पॉप, और जो यूनियन स्टेट था ये पॉप के अंडर में था, या हम कह सकते हैं पॉप के अथॉरिटी के अंडर में था। तो ये इसने बता दिया कि लोम्बार्डी सर्डिनिया को दे दिया जाएगा, वेनेशिया ऑस्ट्रिया को दे दिया जाएगा, और परमा, मोडेना और अस्कानी जो हैं इनको इंडिपेंडेंट स्टेट का स्टेटस दिया जाएगा। और यूनियन ऑफ जो इटालियन स्टेट हैं वॉज मेड अंडर द अथॉरिटी, और ये पॉप के अंडर में चले जाएंगे। तो ये इनके बीच में मीटिंग में जो इनके बीच में मीटिंग हुई थी या एग्रीमेंट हुआ था उसके में ये 3 एग्रीमेंट थे। ड्यू टू दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग द इटालियन एंड कैवर्स बिकेम डिसेपरेटेड, और ये जो ट्रीटी हुई थी इसकी वजह से जो इटालियंस और जो कैवर्स थे वो एक दूसरे से अलग हो गए। कैवर वॉज अनहैप्पी, जो कैवर था वो दुखी हुआ बाय दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी से, और उसने रिजाइन कर दिया। जॉइनिंग हैंड विद ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस, जब ऑस्ट्रिया और फ्रांस ने हाथ मिला लिया, विक्टर इमैनुअल साइन अ ट्रीटी, विक्टर इमैनुअल ने एक ट्रीटी साइन की जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ ज्यूरिच, और ये जो ट्रीटी थी वो साइन की थी 10 नवंबर, ट्रीटी ऑफ ज्यूरिच साइन की थी और ये की थी 10 नवंबर 1859 में। थ्रू दिस ट्रीटी, और इस ट्रीटी के तहत, और ये जो ट्रीटी थी ज्यूरिच की, आर्मिस्टाइज ट्रीटी ऑफ विला फ्रेंका वॉज कन्फर्म। आर्मिटाइज मतलब होता है कि आर्मी से रिलेटेड जो संधि थी वो हुई इनके बीच में। विला फ्रेंका वॉज कन्फर्म, इसको कन्फर्म कर दिया गया। अलॉन्ग विद दिस द फर्स्ट फेज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली इज कम्प्लीटेड, और इसके साथ जो पहला फेज था यूनिफिकेशन ऑफ इटली का वो कंप्लीट हो गया। तो इसमें आपने क्या देखा कि पहले फ्रांस के राजा एम्परर नेपोलियन थर्ड, और जो कैवर था ये नेपोलियन से मिला, और इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें इन्होंने कहा कि अगर वॉर हुआ ऑस्ट्रिया और सर्डिनिया के बीच में तो जो फ्रांस है वो मदद करेगा 2 लाख सोल्जर्स की। नेपल्स, सिसिली और स्टेट्स जो हैं वो पॉप के अंडर में रहेंगे। एंड सर्डिनिया विल गेट लोम्बार्डी, लोम्बार्डी और वेनेशिया, सर्डिनिया को लोम्बार्डी और वेनेशिया दे दिया जाएगा, और इन रिटर्न और जो फ्रांस जो भी सहायता कर रहा है उसके बदले में उसको नाइस और सवॉय दे दिया जाएगा। विक्टर
वॉज गेट हिज डॉटर, जो विक्टर इमेनुअल है, वो अपनी बेटी की शादी प्रिंस जेरोम बोनापार्ट से करेंगे। ये एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद जैसा कि कैवर चाहते थे उसी प्रकार से उन्होंने ऑस्ट्रिया था वो उसी टाइप से वो कर रहा था और उसने वॉर घोषित कर दिया था। और ऑस्ट्रिया को भड़काने के लिए जो कैवर था उसने रिवोल्ट करवा दिया मस एंड करथा में, करथा प्रोविंसेस के अंदर, जिससे जो ऑस्ट्रिया वैसे ही रिएक्ट कर रहा था जैसा कैवर चाहता था। और ऑस्ट्रिया ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया 23 अप्रैल 1859 CE के अंदर, और 29 अप्रैल 1859 में जो फ्रांस था उसने इटली के फेवर में वॉर डिक्लेयर कर दिया। अंडर वॉज बीइंग डिफीटेड कंटिन्यूसली, जिसके अंदर जो ऑस्ट्रिया था वो लगातार हार रहा था, बट फ्रांस गॉट सेपरेटेड, लेकिन जो फ्रांस था वो अलग हो गया बिना सर्डिनिया से कंसल्ट किए विला फ्रेंका नामक जगह पर। और नेपोलियन थर्ड से, जो नेपोलियन थर्ड था वो ऑस्ट्रियन एम्पायर से मिला जिसका नाम था जोसेफ, ऑन 11 जुलाई 1859 में, और उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट में लोम्बार्डी जो था सर्डिनिया को दे दिया गया था और वेनेशिया ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, और परमा, मोडेना और अस्कानी जो था वो उनको स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, या कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। और जो यूनियन स्टेट थे वो पॉप की अथॉरिटी के अंडर में थे। इस ट्रीटी के तहत इटालियन और कैवर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। कैवर जो था इस ट्रीटी से खुश नहीं था और इसलिए उसने रिज़ाइन कर दिया और उसने ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ हाथ मिला लिया। विक्टर इमेनुअल साइन द ट्रीटी, विक्टर इमेनुअल थे, इन्होंने एक ट्रीटी को साइन किया और उस ट्रीटी का साइन किया 10 नवंबर 1859 में थ्रू दिस ज्यूरिच। और ये जो ट्रीटी थी वो ज्यूरिच ट्रीटी थी। द आर्मिस्टिक ट्रीटी जो थी ये विला फ्रेंका वॉज कन्फर्म, ये पक्की हो गई। अलॉन्ग विद दिस फेज, और इस फेज के साथ साथ जो यूनिफिकेशन था जर्मनी का वो पहला फेज कंप्लीट हो गया। मर्जर ऑफ सेंट्रल इटली, सेंट्रल इटली का कैसे मर्ज होना, कैसे मर्ज हो गई सेंट्रल हिस्सा जो था इटली में। आफ्टर द वॉर एंडेड, जब युद्ध खत्म हुआ, द स्टेट ऑफ सेंट्रल इटली रिवोल्ट इन परमा, जो सेंट्रल इटली थी उसने परमा में, परमा, मोडेना एंड टस्कनी यहाँ पर रिवोल्ट कर दिया। बोलोगना एंड रोमांगना एटसेट्रा वर द एगर टू गेट मैरिड विद इटली, सॉरी मर्ज्ड विद इटली। और ये जो तीनों थे मोडेना, परमा, मोडेना, टस्कनी और बोलोगना और रोमांगा, ये थे, ये चाहते थे कि वो इटली में मर्ज हो जाएं। इंग्लैंड की जो पॉलिसी थी वो थी नॉट इंटरफेयरिंग एंड सिंपैथी टुवर्ड्स द इटली, वो इटली के प्रति सिंपैथी रखती थी और साथ में से जो पॉलिसी थी कि किसी के मामले में वो इंटरफेयर नहीं करेगी। दी स्टेट्स फॉर देयर यूनिफिकेशन, और क्योंकि इंग्लैंड की नॉन इंटरफेरेंस वाली पॉलिसी थी लेकिन उसकी सिंपैथी थी इटली के प्रति, तो वॉज इंस्पायरिंग दी स्टेट, और वो इन स्टेट्स को इंस्पायर कर रही थी कि वो यूनिफिकेशन करें इटली का। ऑस्ट्रिया विश दैट एज पर ट्रीटी ऑफ ज्यूरिच, और जो ऑस्ट्रिया था ये विश कर रहा था जैसे कि ट्रीटी ऑफ ज्यूरिच के अंदर दिया हुआ था, द अथॉरिटी ऑफ प्रीरियर रूल्स, और जो अथॉरिटी है प्रीरियर रूलर्स की ऑफ दीज स्टेटस शुड बी री-एस्टैब्लिश। ऑस्ट्रिया की इच्छा थी कि जो ट्रीटी ऑफ ज्यूरिच हुई है उसके अकॉर्डिंग जो अथॉरिटी है वो प्रीरियर रूलर्स को मिल जानी चाहिए उस स्टेट के, और दोबारा से उनका जो रूल है उसको री-एस्टैब्लिश करना चाहिए। कैवर टुक एडवांटेज, जो कैवर था उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया दिस सिचुएशन एंड गेन द फेवर ऑफ फ्रांस, और साथ में उसने फ्रांस को फेवर किया बाय प्रॉमिसिंग टू गिव स्टेट्स, और उसने वादा किया कि वो अगर फ्रांस उनकी हेल्प करेगा तो उसको बदले में नाइस और सवॉय दे देंगे। इन मार्च 1860 के अंदर वोट हुआ द फेवर ऑफ फ्रांस
और जो फ्रांस के फेवर में थे बाय प्रॉमिसिंग टू कि वो उनको नाइस एवॉय दे देंगे। मार्च 1860 के अंदर वोटिंग हुई, और वोटिंग के अंदर जो हुई थी वो सिस्टमेटिक ढंग से हुई थी, ऑर्गेनाइज तरीके से हुई थी इन स्टेट ऑफ सेंट्रल इटली के अंदर। इन दिस इसके अंदर जो परमा, मोडेना और टस्कनी था एंड बोलोंगना एंड वायोलेंजा वोटेड टू ज्वाइन, और इन्होंने वोट दिया कि वो चाहते हैं कि सर्डिनिया को वो ज्वाइन कर लें। वाइल नाइस एंड सवॉय वोटेड टू ज्वाइन फ्रांस। ये तो सारे जितने भी स्टेट्स थे उन्होंने तो वोट दिया कि वो सर्डिनिया से मिलेंगे, और नाइस और सवॉय थे इन्होंने वोट दिया कि वो फ्रांस से मिलेंगे। इंग्लैंड बहुत सिंपैथेटिक, इंग्लैंड जो था वो काफ़ी सिंपैथेटिक था विद इटली से। देयरफॉर ऑन इशू ऑफ वोटिंग, और जब वोटिंग का इशू आया ऑफ सेंट्रल इटली के अंदर, इंग्लैंड फेवर, जो इंग्लैंड था उसने फेवर किया, इंग्लैंड ने इटली को फेवर किया विद फ्रांस के साथ साथ। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ साथ जो सेकेंड फेज था यूनिफिकेशन ऑफ इटली इज कम्प्लीट, यानी कि जो सेंट्रल वाला हिस्सा था वो भी मर्ज हो गया इटली के अंदर, तो दूसरा फेज भी ख़त्म हो गया। देन फिर गैरीबल्डी एंड द मर्जर ऑफ नेपल्स एंड सिसिली। ग्यूसेप्पे गैरीबल्डी, इनका जन्म हुआ था 1807 के अंदर एक टाउन के अंदर जिसका नाम था नाइस। हिज फादर विश्ड, और उसके पापा चाहते थे कि वो हायर एजुकेशन ले ले, शिक्षा ग्रहण करे हायर एजुकेशन की। बट गैरीबल्डी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन जो गैरीबल्डी थे इनका कोई भी इंटरेस्ट रीड कर सके बुक्स को, एंड सो दैट ही कुड सेटिस्फाई हिज इंडिपेंडेंट, और जिससे कि वो अपने इंडिपेंडेंट और एडवेंचरस नेचर को या उससे सेटिस्फाई हो सके। तो ये था गैरीबल्डी के बारे में कि इनके विचार कैसे थे। एट द टाइम ऑफ हिज ट्रैवल इन द मेडिटेरियन सी, जब वो मेडिटेरियन सी की यात्रा कर रहे थे तो गैरीबल्डी केम इनटू कांटेक्ट, ये पैट्रियट जो थे, देशभक्त जो थे इटली के, उनके संपर्क में आए। ही हैड ऑल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ मेजनी, और ये मेंबर बने मेजनी यंग इटली के। ही पार्टिसिपेटेड इन द नेवल कॉन्स्पिरेसी, और इन्होंने जो नौसेना के जो षड्यंत्र थे उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया 1833 CE में। ही वॉज कॉट एंड सरेंडर टू डेथ, और इनको पकड़ लिया गया और इनको मौत की सजा सुना दी गई। बट ही फ्लैड टू साउथ अफ्रीका, लेकिन ये वहाँ से भाग निकले और भाग कर ये साउथ अफ्रीका पहुँचे। ही गॉट ट्रेन्ड इन गुरिल्ला स्ट्रेटेजी ऑफ वॉर, वहाँ पर वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग ली गोरिल्ला स्ट्रेटेजी वॉरफेयर की। ही रिटर्न बैक, फिर वे वापस आए 1854 CE के अंदर। ही फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई ऑफ पैट्रियट्स नेम रेड कोट, जिसको नाम दिया रेड कोट, एंड ऑन हिज बेसिस ही मैनेज टू एंटर इनटू सिसिली, और इसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत रेड कोट वाली एंड on its basis he managed to enter into Sicily, और रेड कोट के ज़रिए वो सिसिली के अंदर एंटर होने में कामयाब हो गए। द रूलर ऑफ नेपल एंड सिसिली वर फॉरनर्स, और जो रूलर्स थे नेपल और सिसिली के ये फॉरनर्स थे। दे वर नॉट एबल टू रूल, और इस लायक नहीं थे कि ये शासन करें। मैजनी, फ्रांसिस एंड क्रिच्ची एंड गैरीबल्डी फॉर्म्ड अ प्लान, इन चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया वहाँ पर। गैरीबल्डी फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ 1000 रेड कोट, और जो गैरीबल्डी थे इन्होंने 1000 रेड कोट वॉलंटियर्स का ग्रुप बनाया एंड अटैक सिसिली, और इन्होंने सिसिली पर अटैक कर दिया 5 मई 1860 CE में। गैरीबल्डी इमर्ज एज विक्टोरियस, गैरीबल्डी जीत गए एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ रूलर, इन्होंने अपने आप को शासक घोषित कर दिया। विक्टर एमेनुअल himself led the army and proceeded
टुवर्ड्स नेपल्स, गैरीबल्डी, विक्टर इमैनुअल मैट एट अ प्लेस, ये तीनों एक जगह पर मिले जिसका नाम था टीनो। गैरीबल्डी एक्सेप्टेड विक्टर इमैनुअल एज अ रूलर ऑफ इटली। जो गैरीबल्डी थे, इन्होंने विक्टर इमैनुअल को एक शासक के रूप में स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया इटली के शासक के रूप में। आफ्टर दिस, इसके बाद जो गैरीबल्डी थे, सरेंडर हिज आर्मी, उन्होंने अपनी आर्मी को और इनके पास जो भी राइट टू विक्टर इमैनुअल, वो सब इनसे ले लिए। अलॉन्ग विद द मर्जर ऑफ सदर्न स्टेट, और सदर्न स्टेट के मर्जर के साथ साथ जो इटली थी उसका थर्ड फेज जो था यूनिफिकेशन का, वो कंप्लीट हो गया। फाइनल जो फेज है, मतलब लास्ट फोर्थ फेज जो है, फाइनल फेज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, द मर्जर ऑफ वेनेशिया। और ये वेनेशिया के मर्जर्स के साथ ये जो फेज है कंप्लीट हुआ। ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन द प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में जो वॉर चल रहा था, जो कि हुआ था 1666 सी में, इटली प्रोवाइडेड मिलिट्री वर्क टू प्रूशिया। इटली ने मिलिट्री पावर दी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया को। ऑन 3 जुलाई 1866 सी, प्रूशिया डिफीटेड ऑस्ट्रिया। जो प्रूशिया था उसने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ट्रीटी ऑफ प्रैग, और वहाँ पर ट्रीटी ऑफ प्रैग हुई, टुक प्लेस बिटवीन प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में ट्रीटी ऑफ प्रैग हुई, इन विच वेनेशिया वॉज हैंड ओवर, और जिसमें जो वेनेशिया था वो इटली को हैंड ओवर कर दिया गया। तो ये फाइनल फेज था, फाइनल फेज बता रहे हैं। फिर लास्ट में जो था वो है मर्जर ऑफ रोम। द कंडीशन ऑफ इटली विदाउट रोम, और इटली की कंडीशन बिना रोम के ऐसी थी जैसे कि जस्ट लाइक एज अ कंडीशन ऑफ बॉडी विदाउट हार्ट। बिल्कुल ऐसी कंडीशन थी जैसे कि बॉडी बिना हार्ट के होता है। रोम वॉज अंडर द अथॉरिटी ऑफ पॉप, और रोम जो था वो पॉप की अथॉरिटी के अंदर था। एंड द आर्मीज, और जो आर्मी थी फ्रांस की, वो पॉप की सिक्योरिटी के लिए प्रेजेंट थी। द ड्रीम ऑफ इटली टू ऑक्यूपाई रोम, और जो सपना था इटली का कि वो रोम पर कब्जा करे, बिकेम रियलिटी, ये तब सच हुआ। एंड द इंटीग्रल सर्कमस्टेंसेस, जबकि अंदरूनी जो सर्कमस्टेंसेस थी, प्रूव टू बी अगेंस्ट फ्रांस, ये फ्रांस के खिलाफ हो गई। अ वॉर टुक प्लेस प्रूशिया, और एक वॉर हुआ प्रूशिया और फ्रांस के बीच में 1870 सीई में। इन दिस वॉर, इस वॉर के अंदर जो फ्रांस था उसको मजबूर किया गया कि वो एंटायर पोटेंशियल, जो अपनी जो पूरी ताकत है वो प्रूशिया के खिलाफ लगा ले। और यह हम कह सकते हैं कि जो फ्रांस था वो मजबूर हो गया अपनी पूरी शक्ति प्रूशिया के खिलाफ लगाने में। एंड इट ऑल्सो हैड टू कॉल एन आर्मी फ्रॉम रोम, और साथ ही उसने क्या करा कि जो रोम के अंदर उसकी जो आर्मी थी फ्रांस की, उसको भी उसने वापस बुला लिया। डिस्पाइट ऑल दिस, और इन जो बैटल के अंदर जो भी नुकसान हुआ था, इसके अलावा इटली टुक एडवांटेजेस ऑफ दिस सिचुएशन। अब क्या हुआ, फ्रांस ने अपनी सेना को बुला लिया क्योंकि पॉप की सिक्योरिटी कर रही थी, तो इटली को मौका मिल गया इस सिचुएशन का। उसने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और रोम पर कब्जा कर लिया। वोटिंग वॉज कंडक्टेड, उसके बाद रोम के अंदर वोटिंग हुई, विच द वर्डिक्ट कम इन फेवर ऑफ इटली, और जिसमें जो रिजल्ट था, वर्डिक्ट मीन्स होता है रिजल्ट, जो था वो इटली के फेवर में आया। रोम वॉज मेड द कैपिटल यूनाइटेड इटली, और जो रोम था वो यूनाइटेड इटली की कैपिटल बना। ऑन 12 जून 1871 सी में, ऑन द ओकेजन ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ पार्लियामेंट यूनाइटेड इटली, और उस समय इस ओकेजन पर उन्होंने जो इटली की पार्लियामेंट थी उसका इनॉग्रेशन किया। विक्टर इमैनुअल सेड, इन्होंने कहा, द वर्क फॉर विच, वह काम जिसके लिए, द वर्क फॉर विच वी ऑल पुट आवर लाइव्स ऑन बैट, जिसके लिए हम लोगों ने अपनी जो ज़िंदगी थी वो दाव पे लगा रखी थी, हैज़ नाउ बीन कम्प्लीटेड, अब ये पूरी हो गई है। आर नेशनल यूनिटी हैज़ बीन इस्टेब्लिश, हमारी जो राष्ट्रीय एकता है वो इस्टेब्लिश हो गई है। वी हैव टू मेक
आर कंट्री पीसफुल, अब हम अपनी कंट्री को शांतिपूर्वक और प्रॉस्परस यानी वापस से रिच बनाना है। वी आर इन रोम, हम लोग रोम में हैं, और विल रिमेन इन रोम, और हमेशा रोम में रहेंगे। अलॉन्ग विद दिस गेटिंग रोम, इसके साथ साथ जो रोम था वो इटली में, गेटिंग रोम इटली वॉज नॉट मेयरली अ जोग्राफिकल एक्सप्रेशन, जो इटली था उसका केवल एक जोग्राफिकल एक्सप्रेशन ही नहीं था, रेदर इट बिकम द इंडिपेंडेंट सेल्फ रूल नेशन, बल्कि इसके बजाय ये एक इंडिपेंडेंट सेल्फ रूल नेशन बन गया। इन फैक्ट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली बिकेम पॉसिबल, यूनिफिकेशन ऑफ इटली पॉसिबल हो पाया क्योंकि द सेक्रीफाइस ऑफ इननंबरेबल पैट्रियट्स, बहुत सारे जो देशभक्त थे उन्होंने अपना बलिदान दिया। एथिकल पावर्स, मेजनी की जो एथिकल पावर्स थी उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। शॉर्ड ऑफ गैरीबेल्डी, और जो तलवार थी गैरीबेल्डी की, और डिप्लोमेटिक पॉलिसी जो थी कैवर की, एंड द प्रैक्टिकल विजडम ऑफ विक्टर एमेनुअल, इन सब की वजह से ही इटली का यूनिफिकेशन हो पाया था। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। जो पढ़ाया आपको उसे पढ़ना है, और जो चीज़ समझ नहीं आया वो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।